लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर कंपनी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग ऑनलाइन ऐसे मिल रहे हैं, तो होप तुम लोग सब जन अच्छे हो। अपनों का ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना, यही मैं चाहता हूँ सभी जनों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है कंपनी। अब कंपनी नाम तो तुम्हें सुना ही होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, पार्टनरशिप पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप, पहले हम लोग ने 11th में पढ़ चुके थे। अब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये है क्या, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक देंगे। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, सिंगल ओनर। करेक्ट, सिंगल ओनर। अब सिंगल ओनर का मतलब क्या है कि पैसा वो खुद लगाएगा, वो बिजनेस खुद ही मैनेज करेगा। और अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, अब अगर डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। करेक्ट, क्या वो अपनी डिग्री अपने बेटे या बेटी को दे सकता है? नहीं, बिकॉज वो उसी तक लिमिटेड थी, तो वहीं पे उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या वो अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। क्यों बताओ? बिकॉज या तो वो अपना बिजनेस को बेच सकता है, अपनी ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बोल सकता है कि मैं ओनर, लेकिन ये आज से मेरे यहाँ पे बैठेगा, नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, फिर और भी अगर हम लोग पॉइंट देखें इसमें, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना। लायबिलिटी अनलिमिटेड का ये तुम्हें मतलब पता है कि जब भी हम लोग अपना बिजनेस अगर बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो अगर हमारे बिजनेस में उतने पैसे नहीं है तो हमें हमारे घर की प्रॉपर्टी या घर में से पैसा लगा के वो हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आती है। और यही सब चीज़ एप्लीकेबल होती है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए भी। वहाँ भी वो लोग पैसा लाते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपस में पार्टनर्स है, बिजनेस वही चलाते हैं। अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा। कैसे? अगर दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो बिजनेस तो बंद होना ही है। करेक्ट। अब जो इसका थर्ड फॉर्म है वो है कंपनी। अगर मुझे अपना बिजनेस बहुत लार्जर स्केल पे करना है, करेक्ट, तो मैं प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से आगे बढ़कर मैं क्या बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा। ठीक है ना। देखो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि वो कॉमर्स क्लासेस किसकी है, सुमित सर की, तो पहचान हम दोनों की एक ही है। मैनेजमेंट भी मेरा ही है, ओनरशिप भी मेरी ही है। करेक्ट, पार्टनरशिप में भी सेम ऐसी है, 3 पार्टनर्स, तो हम कहते हैं कि ये तीनों के मिलके ये फॉर्म है कंपनी। क्या होती है, देखो, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे कंपनी फॉर्म कैसी होती है, बाय लॉ, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर हमें रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें कोई एक्ट फॉलो करना होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने ओपनिंग करी, अपनी क्लासेस का नाम लगा दिया, खत्म। और मुझे ना तो कहीं रजिस्टर्ड करना है ना कुछ करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी को फॉर्म करने के लिए मुझे कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ठीक है, फिर अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट है पहले लीगल पर्सन ना। यहाँ पे लीगल पर्सन कह सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्या मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूँ? नहीं, आई एम नेचुरली क्रिएटेड, राइट, भगवान ने मुझे बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये क्लासेस किसकी है, सुमित सर की, कह सकते हैं हम लोग। पर कंपनी में किसकी कंपनी है वो नहीं पता, है ना। ये क्या है, एक हम लोग ने लॉ के अंडर में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्या किया है, क्रिएट किया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया है। ठीक है, फिर लीगल पर्सन है। वो लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट वगैरह कर सकता है और वो एग्रीमेंट क्या होगा, लीगल होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसकी अलग एक पहचान बनती है। ठीक है ना। कभी भी देखो कंपनी वाले क्या करते हैं, वहां पे साइन लगाते हैं, कॉमन सील जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन सील, ठप्पा लगता है, तो वो कंपनी के नाम का ठप्पा होगा, तो वो क्या है, लीगल पर्सन है। और सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी एक अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर किसी डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिग्री आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक कंपनी क्रिएट होती है तो वहां पे अगर किसी की डेथ भी हो जाएगी तो भी वो कंपनी क्या होगी, सालों साल कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कंपनी का जो कैपिटल बनता है वो शेयर से बनता है। अब मैंने जितने शेयर्स खरीदे हैं
हमारी लायबिलिटी सिर्फ उस शेयर्स तक ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हमें कभी भी पे करना नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जैसे हम लोग हमारे शेयर्स किसी और को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो मैं इस कंपनी से हट गया, अब जिसके पास शेयर्स है वो इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। फिर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किसी और के पास होता है और कंपनी के जो ओनर है वो कोई और होते हैं। देखो समझना इस पॉइंट को, जैसे एक कंपनी है, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ओनर्स कौन है, जो जिसके पास उसके शेयर्स है। अगर मैंने उसका कल कुछ शेयर्स खरीदा तो मैं भी उसका क्या हूँ, ओनर हूँ। तो ओनर कोई और है, लेकिन क्या मैं कंपनी को चला रहा हूँ, नहीं। हमने क्या किया है, इलेक्ट किया है डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। ये कौन इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, और फिर वो क्या करते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट भी हमारा होता है और ओनरशिप भी हमारी होती है। समझ में आया? तो ये सारे फीचर्स हैं कंपनी से रिलेटेड, और भी कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, एक बार ये नोट डाउन कर लो। आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज से ज़्यादा हम लोग आज नहीं ले पाएंगे बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, काम चालू है कुछ, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तुम्हें भी शायद आवाज़ आ रही होगी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट टाइप की कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी, फिर है प्राइवेट कंपनी और फिर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। नाउ इनमें क्या डिफरेंस है हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, जैसे मैं कौन हूँ, प्रोप्राइटर। मैं 1 पर्सन कंपनी फाउंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 1 पर्सन कंपनी बना सकता हूँ। अब 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा, ओनली 1 पर्सन, ठीक है। शुड बी इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ये कंपलसरी है कि जो भी 1 पर्सन कंपनी बनाएगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में ही रह रहा होगा, तो ही वो 1 पर्सन कंपनी क्या कर सकता है, बना सकता है। कैनॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, हम लोग 1 पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब वहाँ पे हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस ही शो करना पड़ेगा। कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, मतलब हम लोग कहीं पर फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हर कंपनी वगैरह किसी और कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करती है, तो वो हम लोग ये एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 50 लाख। एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब 3 साल का जो एनुअल टर्नओवर है वो होना चाहिए लेस देन 2 करोड़, और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हम यहाँ पे रख सकते हैं, और मैक्सिमम हम लोग 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। ओनर तो मैं हूँ, लेकिन मैं चलाने के लिए किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ। तो एक डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15, उससे ज़्यादा हम लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, 1 पर्सन कंपनी। फिर है प्राइवेट लिमिटेड। ना प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या पढ़ना है, देखो मिनिमम यहाँ पे कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 200। नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शेयर्स कैनॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, मतलब हम लोग जैसे मुझे समझो कि और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता हूँ। हमें जो आपस में जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं हम उसी से पैसा ले सकते हैं, हम लोग पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यहाँ पे कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, बट नॉट लेस मोर देन 15 डायरेक्टर्स। 2 तो चाहिए ही चाहिए, 15 से ऊपर नहीं हो सकता है। कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे कंपनी के आगे वर्ड क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर आता है हमारा पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में सबसे पहले मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम लोग हमारे शेयर्स इजीली किसी भी बाहर वाले को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक, अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं पब्लिक में शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, यहाँ सब में क्या था, यहाँ पे 1 डायरेक्टर था, यहाँ पे 2 डायरेक्टर, यहाँ पे एटलीस्ट हमें 3 डायरेक्टर चाहिए। वही वापस रिस्ट्रिक्शन होगा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ओनली 15 डायरेक्टर्स।
कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, मतलब हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हम लोग मतलब कौन, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और उसके नाम के आगे क्या वर्ड लग जाएगा, लिमिटेड। ठीक है, तो फटाफट ये काइंड्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी कह सकते हो, कुछ भी कहो इसको। ये 3 टाइप की कंपनी से ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन अगर हार्डली आए तो फिर 1 मार्क्स के लिए आएगा, बाकी अदरवाइज इसमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स। देखो शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, तो शेयर्स होते हैं 2 टाइप के, एक है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। नाउ क्या होता है, देखो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी है और उस कंपनी में अब पैसा चाहिए, तो पैसा हम किससे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। तो पब्लिक को मैं क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, और उसके बदले में पब्लिक मुझे क्या दे रही है, पैसा। मैं पब्लिक को 2 टाइप के शेयर्स इशू करता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारे में भी है, पढ़ने के लिए 2 सेक्शंस है, आरबीएससी सीबीएसई, तुमने सुना सीबीएसई, वैसे ही ये दोनों भी है वैसे ही कि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमें कौन सा शेयर्स लेना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर्स खरीदता है वो लोग कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, वो कौन बन जाते हैं, ओनर्स, मालिक बन जाते हैं। कल हमने नहीं पढ़ा था कि जो इसके ओनर्स है वो अलग होते हैं और जो मैनेज करता है वो अलग होता है। तो अगर मैंने इस कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मान लो सारे शेयर्स अगर मैंने खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊंगा, ओनर। और अगर मैंने थोड़े शेयर्स खरीदे तो थोड़ा सा हक मेरे पास होगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि कल को उस कंपनी में जाओ ना, अपने वहाँ पे एक टेबल लगा के बैठ जाओ, भाई इतना सा मेरा शेयर है। नहीं, शेयर्स मतलब हम लोग सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हैं, उसके मीटिंग में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ वोटिंग होगी तो हम लोग वहाँ पे वोटिंग वगैरह कर सकते हैं, वो राइट्स हम लोग को मिलते हैं एज ए ओनर। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर्स ओनर बन जाएंगे। और फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स क्यों खरीदते हैं, अगर ये ओनर है तो सब लोग यही शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी तो होगा कि हमें ये दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। तो देखो अब ये 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर हम अपना पैसा बैंक में रखें तो बैंक वाले मुझे क्या पे करेंगे, बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, अब मैं कौन से बैंक में पैसा रखूंगा जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, हम उस बैंक में हमारा पैसा रखेंगे या फिर उस बैंक में हम अपना अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, अब वैसे ही अपने सामने 2 टाइप के शेयर्स हैं, तो शेयर्स पे अपने को क्या मिलता है, डिविडेंड। करेक्ट, तो हम भी अभी कौन सा शेयर्स खरीदेंगे जिसपे हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता हो और हमें टाइम पे डिविडेंड मिलता हो। ठीक है, तो देखो इसका नाम ही प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम तुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो कंपनी भी जब भी 2 टाइप का हम शेयर्स इशू करते हैं तो डिविडेंड सबसे पहले किसको दिया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा तो फिर किसको मिलता है, इक्विटी शेयर्स को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को, और फिर अगर पैसा बच गया तो किसको देंगे, इक्विटी शेयर्स को। तो ये तो हो गया इनका फर्स्ट राइट्स किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का, कि उनको फर्स्ट पहले क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंपनी जब अपना बिजनेस बंद करती है, देखो अगर बैंक मान लो आज बंद हो जाता है तो बैंक में जितना पैसा मेरा पड़ा है वो तो मैं लूंगा ना, वो तो मेरा हक है, तो वो पैसा मैं लूंगा। वैसे ही जब कंपनी बंद होगी तो भाई मैंने कंपनी को पैसा दिया था तो कंपनी मुझे वापस वो पैसा तो देगी ना। तो सबसे पहले वहाँ पे राइट्स किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। उसके बाद वो पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। अब ये तो कौन है, ओनर्स है। तो जो भी लॉस होगा या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसका राइट्स किसको है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को है। करेक्ट, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स को तो भाई जितना डिविडेंड था मिल गया और जितना तुम्हारा पैसा था ले और लेके घर पे जाओ, लेकिन उसके बाद पैसा जो भी बचेगा वो किसका है, इक्विटी शेयर्स का है। हो सकता है उनको ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा मिले, हो सकता है जितना पैसा लगाया उतना ही मिले, या हो सकता है उनको और भी कम मिले। तो बेनिफिट क्या है, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। यहाँ पे डिविडेंड और अपना पैसा वापस मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। ओनर्स बनते हैं तो भाई राइट्स अलग होता है, हम लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आया? तो ये दोनों के अलग अलग प्रेफरेंसेस है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ये जो भी हमने टाइप्स लिखा है ये प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप्स है, इसका कोई टाइप्स नहीं है, अकेला अपना एक ही है कि इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड दो टाइप का है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब समझना अच्छे से, डिविडेंड कब मिलता है, जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, हमने पैसा तो लगा दिया वहां पे लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब कुमुलेटिव का समझना, देखो फर्स्ट ईयर कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने हमको डिविडेंड दे दिया। सेकंड ईयर भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ, तो भी कंपनी ने हम लोग को क्या पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। अब थर्ड ईयर में कंपनी को हो गया लॉस, तो कंपनी ने हमको डिविडेंड नहीं पे करा। फोर्थ ईयर में फिर से कंपनी को हो गया लॉस, तो कंपनी ने हमको डिविडेंड नहीं पे करा। अब फिफ्थ ईयर में फिर से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो जो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, वापस समझना, जो नॉन कुमुलेटिव, उनको सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। उनको ये जो साल का नहीं मिला था ये इनको भूल जाना है। ठीक है, वो कहते हैं ना रात गई बात गई, मतलब भूल जाओ, अभी पिछले साल का नहीं मिला है भूल जाओ। लेकिन जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनको ये साल का नहीं मिला था, ये साल का नहीं मिला था, तो ये साल में उनको पिछला वाला भी प्लस करके इनको मिलेगा। ये होता है कुमुलेटिव, कि भाई हमारा जो डिविडेंड है वो कंपनी के पास जमा होते जा रहा है। जिस टाइम पे प्रॉफिट होगा हमें पुराना भी, करंट ईयर का भी सब कुछ डिविडेंड मिलेगा। किसको मिलेगा, वो कुमुलेटिव को, नॉन कुमुलेटिव को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब ये क्या है भला, वो भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कंपनी के पास हो गया प्रॉफिट, कंपनी ने सारे जो कंपनी के खर्चे थे, मतलब सैलरी वगैरह, लाइट बिल वगैरह, वो सब देने के बाद कंपनी के पास बच गया प्रॉफिट। फिर कंपनी ने क्या किया, उसमें से कुछ रिजर्व रख लिया साइड में, कि भाई आगे जाके कभी कोई वापस कोरोना जैसा कुछ आ गया तो उसके लिए साइड में रिजर्व बना के रख लेते हैं, ताकि वो कुछ बुरे वक्त में काम आएगा। फिर अब ये प्रॉफिट बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं किसको दूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दे दूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम लोग किसको दे देंगे, इक्विटी वालों को दे देंगे। और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, सरप्लस प्रॉफिट किसको बोलेंगे, कि एक बार इक्विटी का पैसा दे दिया, एक बार प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दे दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास बचा है प्रॉफिट, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस प्रॉफिट। इस सरप्लस प्रॉफिट में फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को उसका हक मिलता है, थोड़ा बहुत डिविडेंड वापस मिल जाता है, उसको कहते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है उसमें उनको और क्या मिलता है, कुछ पार्ट डिविडेंड मिल जाता है। जैसे देखो नॉर्मल है 10% तुमको मिलेगा ही मिलेगा, सरप्लस हुआ तो 2% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उनको जो 2% है वो और मिलता है। किसको, पार्टिसिपेटिंग को। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग को सिर्फ एक ही बार डिविडेंड मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट में उनको फिर से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये आया समझ में। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत सिंपल है। कन्वर्जन का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, होना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स है, नहीं यार मुझे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, मुझे इस कंपनी का ओनर बनना है, तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो शेयर्स नहीं हो सकते उसको हम कहेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। और फिर लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने तुमसे पैसा लिया, मैं कंपनी हूं, मैंने तुमसे पैसा लिया है, तुम कभी ना कभी तो वापस वो पैसा लोगे मेरे से, राइट ना। जब मैं तुम्हें वो पैसा वापस करूंगा तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। देखो मैंने जब तुमसे पैसा लिया तो मैंने क्या दिया था, तुम्हें शेयर्स दिया था, मैंने शेयर्स को इशू किया था। अब तुम जब वापस अपना पैसा लोगे तो हम क्या करेंगे, शेयर्स को रिडीम करेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ठीक है,
जो शेयर्स रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, कंडीशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे कि 10-15 साल बाद या 5 साल बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा, तो वो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिसका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉर्मली अभी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती है। रिडीमेबल तो समझ में आ गया। इररिडीमेबल क्या होगा, पैसा कब मिलेगा, ओनली जब तुम्हें कंपनी जब अपना बिजनेस बंद करेगी तब। मतलब ये पता नहीं ना हमें, तो कंपनी कब अपना बिजनेस करेगी तो ये होगा कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा, क्या पता हम वहाँ जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो अपने लीगल हैज वो सब बहुत लफड़ा है। इसलिए तो याद रखना कि रिडीमेबल का मतलब क्या है, आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स हमें वो पैसा वापस मिल जाएगा। और इररिडीमेबल मतलब कब मिलेगा, जब वो कंपनी बंद होगी उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गए सारे टाइप्स किसके, प्रेफरेंस शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स में बहुत सिंपल सी बातें याद रखनी है कि इक्विटी शेयर जो भी खरीदता है वो क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। अब एक ओनर के क्या क्या राइट्स है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो राइट्स वोटिंग कर सकता है, वो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह देख सकता है, करेक्ट, और मीटिंग, जनरल मीटिंग, जो भी मीटिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें वो अटेंड कर सकता है। बस यही है कि डिविडेंड उनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि हर साल उनको इतना फिक्स डिविडेंड मिलेगा, वो भी कोई फिक्स नहीं है। फिर इनको हम लोग और एक्स्ट्रा क्या है, तो इनको हम लोग बोनस देती है कंपनी, कभी कभी शेयर्स फ्री में दे देती है। वो किसको मिलता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इक्विटी शेयर्स को क्या देते हैं, बोनस देते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि वाह चलो डिविडेंड कम मिल रहा है, इन फ्यूचर हमें कंपनी ने अगर अच्छा ग्रोथ किया तो हमें फ्री में शेयर्स मिल जाएंगे, फ्री में शेयर्स मिलेंगे, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको बेच देंगे तो वही अपना प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर चॉइस है कि हम लोग कौन सा शेयर्स खरीदें, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदें या फिर इक्विटी शेयर्स खरीदें। ठीक है, चलो ये काइंड्स ऑफ ये भी लिख लो, फिर इसके बाद और भी टॉपिक्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल हमें पढ़ना है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम लोग जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो शेयर कैपिटल को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। देखो शेयर कैपिटल में दोनों टाइप के शेयर्स आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन जब हम इसको बुक्स में दिखाएंगे तो हमें कैसे शो करना है, देखो शेयर कैपिटल बेसिकली हम 3 टाइप्स के बताएंगे इसमें, ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर है इशूड कैपिटल, और तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसको हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। देखो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एक तो है नॉमिनल कैपिटल और कह सकते हैं हम लोग इसको रजिस्टर्ड कैपिटल। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट के टाइम पे हम लोग क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें कंपनी का कैपिटल लिखना होता है, कि बताना होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल पब्लिक से रेज करेगी। करेक्ट, समझो वहां पे कंपनी ने लिखा है 10 लाख, तो मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से, तो 10 लाख। सी लेटर ऑन हम लोग ये कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे तो वो ऑल्टर हो जाएगा। लेकिन एक बार जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है कि कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज करेगी, 10 लाख, तो वो हो जाएगा हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है ना, वापस से वही सेम, कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है इसमें, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। और कौन से कितने शेयर्स इशू करेंगे वो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पे वहाँ पे दिखाना होगा, कि जैसे इक्विटी शेयर्स के 10,000 हम इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के 20,000 इशू करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स हमें वहाँ पे शो करना पड़ेगा, और टोटल कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल, कितना पैसा हमें पब्लिक से कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर ऑथोराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। जैसे कंपनी ने बोल दिया कि हम पब्लिक से कितना इशू करेंगे, 10 लाख, समझो इसमें कैसे आएगा, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया 10 लाख, मतलब मैक्सिमम हम लोग 1 लाख शेयर इशू करेंगे किसमें, पब्लिक में। फिर वो तो हो गया मेरा ऑथोराइज्ड, उसमें से हम लोग ने पब्लिक को कितना इशू किया है, समझो उसमें से हम लोग ने 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो हम लोग ने पब्लिक को इशू किया है।
तो वो हो जाएगा मेरा इशूड कैपिटल। ठीक है, देखो इशूड कैपिटल हमेशा या तो ऑथोराइज कैपिटल के सेम होगा या ऑथोराइज कैपिटल के कम होगा। हम लोग कभी भी इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इशूड कैपिटल या तो ऑथोराइज कैपिटल के सेम होगा और या फिर उससे कम होगा। तो इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? तो ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है। अब पब्लिक में कितने शेयर इशू कर दिए हमने? 90,000 शेयर। फिर उसका पार्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल के कितने शेयर्स। मैंने तो बोल दिया कि मुझे 90,000 शेयर्स इशू करने, बेचने हैं, लेकिन उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं या फिर खरीदे हैं, तो वो होता है मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगेन ये भी सेम, या तो ये इसके सेम होगा या इससे कम होगा, कभी भी इसके ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल में फिर से दो पार्ट आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि इस पे नॉर्मली हम लोग देखा है कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है इस पे कि शेयर कैपिटल बनाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसमें से तुम्हें क्या बनाना है? शेयर कैपिटल बनाना है। तो फिर से हम लोग समझेंगे, ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम कैपिटल, ऑथोराइज में से जितना मैंने इशू किया है वो इशूड कैपिटल, इशूड में से पब्लिक ने कितना खरीदा है वो मेरा हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। फिर सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट आता है, एक तो है फुल्ली पेड अप और एक रहता है नॉट फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। जैसे यहाँ पर कितने हैं शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। कंपनी ने लोगों से 10 रुपया मांगा और पब्लिक ने पे भी कर दिया, पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया। 10 रुपया मांगा और कंपनी ने, पब्लिक ने 10 रुपया पे कर दिया, तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है, इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या हो सकता है? दो ऑप्शन। कंपनी ने मांगा 10 रुपया, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर ने पे किया है सिर्फ 8 रुपया, और दूसरा शेयर्स भले 10 रुपए का है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपया ही कॉल्ड किया है, 2 रुपया बाद में कॉल करेंगे। अब ये सब क्या हो रहा है? कॉल करेंगे नहीं करेंगे। देखो सिंपल है, इसके बाद जो हम लोग इसका बेसिक और पढ़ने वाले हैं उसमें तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा, क्या होता है कॉल्ड अप, पेड अप, सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार समझ लो, ठीक है? कैसे? शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अपनी क्लासेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टोटल अपनी क्लासेस की फीस जो भी होगी, समझो 10,000 रुपीज़ फीस है। मैंने बोला 10,000 रुपीज़ देना और तुम लोग ने, सब लोग ने लाके मुझे 10,000 रुपीज़ दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कौन से कैटेगरी का आ जाएगा? फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा है? सबने दे दिया 10,000 रुपीज़, तो वो हो जाएंगे मेरे फुल्ली पेड अप। फिर बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? मैंने मांगा 10,000 रुपये, पर अभी तक किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने 4 दिए हैं, किसी ने 8 दिए हैं, तो वो हो जाएंगे मेरे नॉट फुल्ली पेड अप। एक तो हो गया ये कि मैंने सब मांग लिया है लेकिन दिया अभी तक किसने नहीं है। सेकंड, मैंने मांगा ही तुमसे कितना है? 8,000 ही मांगा है, और अभी 2,000 बाद में जब जरूरत पड़ेगी, तो लॉकडाउन और बढ़ेगा तो मैं बाकी के 2,000 मांगूंगा। मांगना तो है ही है लेकिन बाद में मांगूंगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही कंपनी का भी होता है। कंपनी हमसे 10 रुपीज़ एक साथ नहीं मांगती, कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत होती है वो हमसे पैसा लेते रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था? कंपनी ने हमसे पूरा मांग लिया और हमने दे भी दिया, तो वो हो जाएंगे मेरे फुल्ली पेड अप वाले में। पार्टली पेड अप में दो चीज याद रखनी है। पहला, कंपनी ने पूरा मांग लिया लेकिन हमने अभी तक पूरा नहीं पे किया है। सेकंड, कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं है पूरा, 8 ही रुपये मांगा है, बाद में मांगेंगे, और 8 पूरा पे भी कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। होप तुम्हें ये समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करने हैं और एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएगा वो सब इसी पे हम लोग को करना है अच्छे से। तो फटाफट तुम लोग ये पहले क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, और जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय।